हेलो दोस्तों, आप सभी को वेदिका द हिंदू न्यूज़ एनालिसिस कार्यक्रम में स्वागत है। आज हम लोग दिसंबर 26, 2020 के हिंदू न्यूज़पेपर को देखने वाले हैं। आज का पहला आर्टिकल है फर्स्ट डेटा फ्रॉम चंद्रयान 2 आउट। तो इस आर्टिकल में हम लोग जुलाई 22, 2019 को जो चंद्रयान 2 मिशन इसरो ने लॉन्च किया था उसको या उससे मिली हुई डेटा को अभी पब्लिक किए हुए जाने के अवसर पे इस आर्टिकल को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले हम लोग चंद्रयान 2 मिशन के बारे में जानेंगे। चंद्रयान 2 मिशन 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था, जो मून के सदर्न रीजन पे लैंड करने वाला पहला एकमात्र मिशन था। इसके अतिरिक्त ये मून पे 6 सितंबर 2019 को जाके लैंड हुआ है और इसमें 3 ऐसे विषय थे। एक था ऑर्बिटर, दूसरा था लैंडर जिसका नाम था विक्रम, तीसरा था रोवर जिसका नाम था प्रज्ञान। तो ये तीनों इस मून चंद्रयान मिशन में गए हुए थे और ये एक व्हीकल जो मून चंद्रयान मिशन को कैरी किया था उसका नाम था मार्क GSLV मार्क 3। तो GSLV मार्क 3 चंद्रयान मिशन को या चंद्रयान 2 मिशन को सक्सेसफुली लॉन्च करने में बहुत ही उपयोग हुआ था। GSLV मार्क 3 अभी तक भारत के पास जो टेक्नोलॉजी है वो सबसे पावरफुल टेक्नोलॉजी GSLV मार्क 3 है। ये 4 टन के सैटेलाइट को जीरो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में ले जाकर छोड़ सकता है। जैसे कि हमने देखा ये 3 स्टेज है, एक लिक्विड स्टेज है, एक सॉलिड स्टेज है और एक क्रायोजेनिक स्टेज है। तो ये चंद्रयान मिशन जो सितंबर महीने में जाकर मून पे सक्सेसफुली लॉन्च हुआ, अभी ऑपरेशनलाइज भी सही तरह से हो रहा है। तो वहाँ से जो डेटा भारत को या इसरो को मिल रहा है वो प्लानिटरी डेटा सिस्टम 4 फॉर्मेट में स्टोर किया जाता है। तो ये जो फॉर्मेट होता है वो इंडियन स्पेस साइंस डेटा सेंटर उसे मेंटेन करता है और नोडल एजेंसी है। जो भी इसरो की प्लानिटरी मिशंस होती है वो डेटा को मेंटेन करने वाला एक नोडल सेंटर है। और जब डेटा इस फॉर्मेट में मिलता है तो फिर उसे रिव्यू के लिए भेजा जाता है। टेक्निकली और साइंटिफिकली रिव्यू करने के बाद उसे पब्लिक डोमेन में छोड़ा जाता है। तो अभी जो डेटा पब्लिक डोमेन में छोड़ा जा रहा है वो प्रदान पोर्टल पे पब्लिक किया जाता है, जो इंटरनेशनल स्पेस साइंस डेटा सेंटर मेंटेन करता है। तो उस विषय में आज हम लोग इस डेटा को जो पब्लिक किए जाने के अवसर पे आज हम इस आर्टिकल को देख रहे हैं। आज का अगला आर्टिकल है गवर्नमेंट अलॉटमेंट्स बीइंग रैशनलाइज्ड। तो इस आर्टिकल को हम हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्टर एक ई संपदा पोर्टल को लॉन्च करने के अवसर पे इस आर्टिकल को देखने वाले हैं। हमें इस आर्टिकल में ई संपदा पोर्टल के बारे में जानना है जो प्रीलिम्स में बहुत मुख्य रूप से पूछा जा सकता है। तो ई संपदा पोर्टल एक सिंगल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो भी एस्टेट्स हैं उन्हें मेंटेन और मैनेज करने के लिए लॉन्च किया जा रहा है ताकि अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा की जा सके। तो देश में अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी के रूप से ये ई संपदा पोर्टल एस्टेट सर्विसेज के बारे में माहिती देगा या इन्फॉर्मेशन देगा। तो इस आर्टिकल को हम लोग उस विषय में जानेंगे। जैसे कि स्टूडेंट्स यूजुअली संपदा स्कीम और ई संपदा स्कीम में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो संपदा स्कीम फूड प्रोसेसिंग सेक्टर के लिए है और ई संपदा स्कीम सरकार के गवर्नमेंट ई एस्टेट सर्विसेज को मैनेज करने के लिए जारी किया गया एक ऑनलाइन पोर्टल है। आज का अगला आर्टिकल है नेशनल टेक्सटाइल कॉरपोरेशन टू रीओपन मिल्स इन फेसेस। तो आज के इस आर्टिकल में हम लोग नेशनल टेक्सटाइल कॉरपोरेशन के अतिरिक्त जो 23 मिल्स है उन्हें फिर से रीऑपरेशनलाइज किया जा रहा है या रीओपन किया जा रहा है। लॉकडाउन के अतिरिक्त कोविड पैंडेमिक के दौरान इन्हें बंद किया गया था। अभी इन 23 मिलों को फिर से शुरू करने के अवसर पे इस आर्टिकल को जानने की आवश्यकता है। तो पहले हम लोग यहाँ मुख्य रूप से नेशनल टेक्सटाइल कॉरपोरेशन के बारे में जानेंगे। नेशनल टेक्सटाइल कॉरपोरेशन एक पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी है जो टेक्सटाइल और फैब्रिक के विषयों पे काम करता है। ये 1968 में इसे भारत सरकार ने इनकॉर्पोरेट किया था। जो देश में मिल्स हैं उनको ये एडमिनिस्टर करेगा। तो आज भारत देश में कुल सरकार के अधिनियम के अतिरिक्त 23 मिल्स हैं जिन्हें ये नेशनल टेक्सटाइल कॉरपोरेशन रन करता है। तो इस आर्टिकल में ज़्यादा हमें जानने के विषय में अगर देखा जाए तो नेशनल टेक्सटाइल कॉरपोरेशन के बारे में हमें यहाँ समझने की आवश्यकता है। बाकी तो जो मिलों को फिर से शुरू किया जा रहा है उसके बारे में बात की जा रही है। आज का अगला आर्टिकल है इंडिया मस्ट स्ट्रांगली पुश फॉर यूके यूरोपियन यूनियन ट्रेड पैक्ट्स। सो इस विषय को हम लोग या इस आर्टिकल को हम लोग थर्सडे के दिन यूके और यूरोपियन यूनियन के बीच में एक ट्रेड डील पैक्ट साइन किया गया है जिसके वजह से इस आर्टिकल को हम देख रहे हैं। अभी
एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि भारत को इस डील के अतिरिक्त फ्री ट्रेड अग्रीमेंट के लिए और ज़्यादा जोर से पुश करने की आवश्यकता है। लेकिन और एक जगह अगर देखी जाए तो गुड्स के विषयों में, जो भी गुड्स होंगे उस विषयों में इस फ्री ट्रेड अग्रीमेंट से भारत को उतना लाभ नहीं मिल सकता है, क्योंकि ये जो डील हुआ है ये गुड्स क्षेत्रों में ही हुआ है। लेकिन सर्विस क्षेत्र में यूके और यूरोपियन यूनियन के बीच में ये एग्रीमेंट सही ना होने के वजह से भारत को सर्विस सेक्टर में लाभ पाने के चांसेस बहुत ज़्यादा है और भारत को इस विषय पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। इसके बारे में फेडरेशन ऑफ इंडिया के जो एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के जो डायरेक्टर हैं जनरल अजय साही, वो इस विषय को बता रहे हैं। तो यहाँ पे जानने की ये आवश्यकता है कि ब्रेक्सिट जो जनवरी 1 तारीख से लागू होने वाला है, उससे पहले यूके और यूरोपियन यूनियन के बीच में जो फ्री ट्रेड डील साइन हुआ है उसके बारे में ज़्यादा एनालिसिस हम अगले एक आर्टिकल में देखने वाले हैं। जैसे कि हमने पिछले आर्टिकल में देखा, यूरोपियन यूनियन और यूके के बीच में एक टैरिफ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ है, जिसके बारे में हम लोग संक्षिप्त में देखेंगे कि कैसे ये लिमिट ऑफ सॉवरेनिटी के लिए, मतलब ब्रेक्सिट जो किया गया है यूरोपियन यूनियन से अलग, उसके अधिनियम के अतिरिक्त या उसके मेजर इंपॉर्टेंस के अगर देखा जाए तो सॉवरेनिटी के बारे में बात किया जाता था, लेकिन उस सॉवरेनिटी में लिमिटेशन होने की संभावनाएं इस अग्रीमेंट से देखने को मिलने वाली है। लेकिन इस एग्रीमेंट की वजह से यूके को लाभ भी बहुत मिला है, क्योंकि इस एग्रीमेंट की वजह से अगले 15 सालों में जो लॉस 6% जीडीपी का होने वाला था वो अभी घटकर 4% जीडीपी हो जाएगा। तो 4% जीडीपी अगले 15 सालों तक यूके लॉस देखने वाला है। लेकिन अगर ये साइन नहीं करता तो वो 6% जीडीपी लॉस में रहता था। और यूके के बारे में अगर देखा जाए तो यूरोपियन यूनियन पे कुल 75% फूड प्रोडक्ट्स के लिए इंपोर्ट पे डिपेंडेंट है यूनाइटेड किंगडम। अगर जीरो ड्यूटी ट्रेड के बारे में अगर सिग्निफिकेंस के विचार में देखा जाए तो कंज्यूमर्स और रिटेल इकोनॉमी पे ये बहुत ज़्यादा लाभ करने वाला है, जो एग्रीमेंट थर्सडे के दिन साइन किया गया है। अभी आगे के दिनों में जब जनवरी 1 तारीख से ब्रेक्सिट पूरा लागू हो जाएगा, उसके बाद कहा जा रहा है कि वो सिंगापुर ऑन थेम्स ग्रोथ मॉडल पे जाने वाला है यूके अपनी इकोनॉमी मॉडल को। तो ये सिंगापुर ऑन थेम्स मॉडल के बारे में एक सेपरेट वीडियो किया जाएगा, जिसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा कि ये मॉडल आखिर है क्या और कैसे सिंगापुर सक्सेसफुल हो पाया है अभी तक। और अभी के समय में जैसे फिशरीज मछलियों के क्षेत्रों में या इंडस्ट्रीज में थोड़े बहुत चैलेंजेस थे। अभी ट्रांजिशन पीरियड में अभी 5.5 ईयर्स का जो ट्रांजिशन पीरियड मिला है, तो उसकी वजह से यूरोपियन यूनियन के जो भी राज्य हैं उन्हें ज़्यादा इफेक्ट नहीं होने वाला है फिशरीज में। लेकिन कुछ बॉर्डर चेक्स और रेड टेप्स को कम करना होगा, क्योंकि इंडस्ट्रीज अभी जो फ्री ट्रेड की वजह से गुड्स इंटर एक्सचेंज होंगे उनमें ज़्यादा हर्डल्स ना हो। इसके अतिरिक्त में अगर देखा जाए तो 47 ईयर्स जो ब्रिटेन और यूरोपियन यूनियन के बीच में रिलेशनशिप चला था वो अभी खारिज होने वाला है जनवरी 1 तारीख से। उसके अधिनियम के अतिरिक्त ब्रिटेन ने ये कहा था 2016 में जब ब्रेक्सिट को लाया गया था कि वो नेशनल सॉवरेनिटी के बारे में ज़्यादा सोच रहा है। लेकिन अभी यूरोपियन यूनियन और यूके के बीच में कुल 27 ऐसे एरियाज हैं जहां म्यूचुअल कोऑपरेशन की ज़रूरत है। तो इसकी वजह से जो नेशनल सॉवरेनिटी के बारे में ब्रेक्सिट को लाया गया था उसमें थोड़े लिमिटेशंस देखने को मिलेंगे। इस विषय के बारे में इस आर्टिकल में डिस्कस किया गया है। आज का अगला आर्टिकल है आर्टिकल 356 एंड एन एक्टिविस्ट जुडिशरी। आज का ये आर्टिकल हम लोग आंध्र प्रदेश के हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया था कि सरकार को तैयार होकर आए कि कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी ब्रेकडाउन के बारे में डिस्कस किया जा सके। तो हम लोगों ने बहुत से हिंदू न्यूज़ आर्टिकल में हमने देखा था कि कैसे ये जुडिशियल ओवररीच है। जब आंध्र प्रदेश के हाई कोर्ट ने इस ऑर्डर को पास किया था तब सुप्रीम कोर्ट ने इस ऑर्डर को रोक दिया और कहा कि ये क्लियरली जुडिशियल ओवररीच है और ये काम आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट नहीं कर सकता है। वो तो सही है कि आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट जुडिशियल ओवररीच क्लियरली दिखा रहा था, लेकिन पहले ये सोचना होगा कि आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ये किया, मतलब किस बुनियाद पे इस प्रोविजन को इन्वोक किया कि स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी ब्रेकडाउन हुआ है। तो उसके लिए कुछ ग्राउंड भी चाहिए ना कि हाई कोर्ट ऐसे ही नहीं कह सकता कि कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी ब्रेकडाउन हो गया। तो उसके बारे में हम लोग इस आर्टिकल में विस्तार से देखेंगे। उस विस्तार से पहले हम लोग जुडिशियल एक्टिविज्म के बारे में जानेंगे। जुडिशियल एक्टिविज्म का मतलब क्या है? जुडिशियल एक्टिविज्म
जैसे कि जुडिशियरी को एक पावर है, वो है जुडिशियल रिव्यू। आप सबको पता है आर्टिकल 32 के अधिनियम के अतिरिक्त ये जुडिशियल रिव्यू पावर जुडिशियरी को दिया जाता है। जब भी जुडिशरी इस पावर के उपयोग से गवर्नमेंट के कोई भी काम को अगर साइड में रखता है तो वो हम उसे जुडिशियल एक्टिविज्म कहते हैं। तो एग्जीक्यूटिव को साइडलाइन करने के लिए जब भी जुडिशियल रिव्यू का पावर जुडिशरी यूज करेगा उसे हम जुडिशियल एक्टिविज्म कहते हैं। देश में या कोई भी प्रजाप्रभुत्व राष्ट्र में अगर जुडिशियल एक्टिविज्म का यूज हो रहा है तो रेयर होना चाहिए। अगर वो कॉमन हो गया तो देश के लिए और जुडिशरी दोनों के लिए भी ठीक नहीं है, क्योंकि सरकार तब कमिटेड जजेस को हायर करने के लिए आगे बढ़ेगी, तब फिर से एक लॉबी हो जाएगा या फिर एक नेक्सस बन जाएगा। जैसे कि आज कोलिजियम सिस्टम को एक आईएएस ऑफिसरों को ट्रांसफर करने वाली एग्जीक्यूटिव की तरह माना जा रहा है, ना कि एक जुडिशरी की तरह देखा जा रहा है। तो ऐसे संबंध में या ऐसे विषयों में आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट का जो ऑर्डर अभी आया है आर्टिकल 356 जो प्रेसिडेंट्स रूल के प्रोविजन को देता है, तो उसके विषय में संक्षिप्त हम आज यहाँ देखने वाले हैं। ऐतिहासिक रूप से पहले देखा जाए तो ये जो आर्टिकल 356 है पूरे वर्ल्ड में कोई भी राष्ट्र में इसके प्रावधान नहीं है कि कोई भी डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड सरकार को गिरा दी जाए। लेकिन भारत और पाकिस्तान ऐसे दो ही राष्ट्र हैं जहां के संविधान में आर्टिकल 356 का प्रोविजन दिया गया है। जैसे कि फ्रीडम स्ट्रगल के लीडर्स को देखा जाए तो ब्रिटिश सरकार को भी सेक्शन 393 जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में इमरजेंसी पावर्स के प्रावधान देता था, उन्हें इन्वोक करने को रोक दिया गया था। आज भारत और पाकिस्तान अपने संविधान में आर्टिकल 356 को अगर लाया है तो वो यही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ही लाया गया है। भारत ने फेडरलिज्म, स्टेबिलिटी और डेमोक्रेसी के नाम पे आर्टिकल 356 को अपने संविधान में इंक्लूड किया हुआ रखा है। लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल फोरफादर्स जैसे ग्रोवर, जैसे जीबी पंत, हृदयनाथ कुंजरू क्लियरली इसके विरुद्ध थे और उन्होंने कहा था कि ये आर्टिकल या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का क्लियर रिप्रोडक्शन है या वर्चुअल रिप्रोडक्शन है। 11 जून 1947 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने गवर्नर को भी इमरजेंसी पावर्स यूज करने के प्रावधान दिए थे, लेकिन तब गवर्नर को पीपल ऑफ स्टेट मतलब राज्य के लोग इलेक्ट करते थे, ना कि सरकार करती थी। तभी भी इसके विरुद्ध कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल फोरफादर्स ने अपने विषय प्रस्ताव रखे थे। अल्लाडी कृष्ण स्वामी एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट एट सेंटर के बारे में बात की थी। लेकिन आज आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट अगर इस प्रावधान को इन्वोक कर रहा है तो पहले उसे देखेंगे, उसके बाद देश में कब कितनी बार इस प्रावधान का उपयोग हुआ है उन दोनों संगठनों को या उन दोनों डायमेंशंस में हम लोग देखने वाले हैं। अगर आर्टिकल 356 का अगर वर्डिंग्स आप देखोगे संविधान में तो कहा है प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर इमरजेंसी बाय रिसीविंग अ रिपोर्ट बाय द गवर्नर और अदरवाइज। तो यहाँ पे ये याद रखना है कि और अदरवाइज का वर्ड का यूज किया गया है। और अदरवाइज का मतलब होता है कुछ भी, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल फोरफादर्स में अगर एच.एन. कुंजरू के बारे में अगर देखा जाए तो एच.वी. कामत जी ने कहा था कि ये सर्दी के लिए सर्जिकल ऑपरेशन किया जा रहा है, वैसे लग रहा है कि आप लोग आर्टिकल 356 को इन्वोक करने के प्रावधान में अदरवाइज को लगा रहे हो। और प्रेसिडेंट जिसका नॉमिनी गवर्नर है वो उस पर भरोसा अगर पूरी तरह से नहीं कर सकता तो फिर इस कॉन्स्टिट्यूशन या इस संविधान का कोई काम नहीं रहेगा, ताकि हम सब लोग इन सब को बंद किए करके घर चले जाएं। जितनी ऑपोजिशन इस प्रावधान को मिली थी उसमें भी इस वर्ड को मिली थी, उसके बारे में इंपॉर्टेंस बताने के लिए हम इस विषय को अभी डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे समझने वाली ये बात है कि अदरवाइज कुछ भी हो सकता है। वो राष्ट्रपति के सपना भी हो सकता है कि राज्य में सरकार गिर गई है तो सपने में भी आके वो कॉन्स्टिट्यूशनली ब्रेकडाउन मशीनरी समझ के राज्य में प्रेसिडेंट्स रूल लगा सकते हैं। तो इतनी एम्बिग्यूटी अगर वर्डिंग्स में रहेगी तो वो आगे के दिनों में जो कुछ भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल फोरफादर्स ने माना था कि आर्टिकल 356 को बहुत ही कम समयों में उपयोग किया जाएगा, वो नहीं हो रहा है। जैसे कि देखा जाए
डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा था कि आर्टिकल 356 एक मरे हुए लेटर की तरह है और उसे कभी भी यूज़ नहीं किया जाएगा। लेकिन आज तक अगर देखा जाए तो 125 बार आर्टिकल 356 को उपयोग राज्यों में सेंटर ने किया हुआ इंस्टेंसेस हम लोग देखते ही आ रहे हैं। लेकिन आज आंध्र प्रदेश सरकार ऐसा पहला हाई कोर्ट नहीं है या ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि इसे यूज़ किया गया है। अगर 1997 में देखा जाए तो पटना के हाई कोर्ट ने भी यही बात कही थी, तब राबड़ी देवी की सरकार थी। तब उन्होंने कहा था कि गवर्नर्स रिपोर्ट जो है वो सिर्फ ही एक ही नहीं है जो राष्ट्रपति को रिपोर्ट दे सकता है कि सरकार कॉन्स्टिट्यूशनली काम कर रही है या नहीं कर रही है। उस विषय में उन्होंने कहा था कि हाई कोर्ट भी, मतलब उस राज्य की हाई कोर्ट भी रिपोर्ट प्रेसिडेंट को दे सकता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी ब्रेकडाउन हो गई है। तो ये दूसरा विषय या दूसरा इंस्टेंस हम लोग इस विषय में आंध्र प्रदेश को हम देख रहे हैं। जैसे कि मैंने कहा, आज तक हमारे देश में 125 बार आर्टिकल 356 को उपयोग किया गया है, लेकिन ऐसे दो सन्निवेश हैं जहां पे राष्ट्रपतियों ने आर्टिकल 356 का उपयोग रोक दिया है। उस विषय में हम लोग के.आर. नारायणन को याद करेंगे। अक्टूबर 22, 1997 में कल्याण सिंह सरकार के विरुद्ध, जो उत्तर प्रदेश में थी, उसके विरुद्ध आर्टिकल 356 को जारी करने के लिए यूनियन कैबिनेट ने प्रस्ताव रखा था, लेकिन उसे खारिज कर दिया तब के राष्ट्रपति ने। और 1998 में राबड़ी देवी की सरकार के विरुद्ध बिहार में भी आर्टिकल 356 के लिए कैबिनेट ने प्रस्ताव रखा था, लेकिन उसे भी खारिज कर दिया गया। ऐसे कुछ ही विषय हैं या ऐसे कुछ ही संदर्भ है जहां पे राष्ट्रपति ने रिजेक्शन दिखाई है। और इसके यूसेज के बारे में, जैसे मैं कह रहा था, सेकंड डायमेंशन में देखा जाए तो 1951 में पहली बार आर्टिकल 356 को इन्वोक किया गया था, तब के पंजाब सरकार को गिराने के लिए। 1959 में दूसरी बार इसका उपयोग किया गया केरला सरकार को गिराने के लिए। तब के गवर्नर रामकृष्ण राव ने एक व्यंग की बात भी की थी, जैसे कि सरकार बनाने के लिए सिर्फ मेजॉरिटी चाहिए, ना कि सरकार चलाने के लिए। सरकार चलाने के लिए लोगों की मंजूरी की आवश्यकता ज़्यादा है, ना कि मेजॉरिटी की। तब के केरला के सीएम ने कहा था कि मुझे मेजॉरिटी है, तभी भी तब के गवर्नर ने रिपोर्ट दिया था कि राज्य के लोगों के अंदर मेजॉरिटी ना होने के कारण या विश्वास ना होने के कारण कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी ब्रेकडाउन देखी जा रही है। तो वो एक स्ट्रेंज लॉजिक था। लेकिन इंदिरा गांधी जी, अगर देखा जाए, उन्होंने आर्टिकल 356 को 27 बार उपयोग किया गया है मेजॉरिटी सरकारों को गिराने के लिए। लेकिन इंदिरा गांधी जी के ज़्यादा भी जनता दल सरकार ने आर्टिकल 356 को बहुत ज़्यादा यूज़ किया था। जैसे कि 1977 में एक ही दिन 9 सरकारों को या 9 मेजॉरिटी कांग्रेस गवर्नमेंट्स को गिराया गया था। स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1977 जो सुप्रीम कोर्ट में था, वो केस में इस प्रोविजन को अपहेल्ड किया था। 1980 में जब इंदिरा गांधी जी सरकार वापस आई, तब उन्होंने भी एक ही झटके में ऑपोजिशन की मेजॉरिटी गवर्नमेंट्स को गिरा दिया गया था। 2016 में नरेंद्र मोदी सरकार ने अरुणाचल प्रदेश में आर्टिकल 356 को गणतंत्र दिवस के दिन लागू किया था। तो इन यूसेज को अगर देखा जाए तो सरकारें अपनी पॉलिटिकल कंसिडरेशंस के लिए इसे यूज़ कर रही है, ना कि जेन्यून कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी ब्रेकडाउन को देख रही हैं। इसके अतिरिक्त बसवराज बोम्मई जी का केस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 1994, दैट इज यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस एसआर बोम्मई केस। उसके अतिरिक्त कुछ लिमिटेशंस लगाए गए कि प्रेसिडेंट्स रूल के उपयोग में क्या कंडीशंस होनी चाहिए। और पीवी नरसिम्हा राव जी का भी केस यहाँ पे दिया गया है, जहाँ पे 1992 में जब बाबरी मस्जिद जी का डेमोलिशन हुआ था, तो ना कि उत्तर प्रदेश में कोई केस या उत्तर प्रदेश में लागू किया गया था इमरजेंसी के बारे में, बल्कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश में इमरजेंसी लगाई गई थी कि पब्लिक ऑर्डर खराब हो सकता है। तो ये देखा जाए तो सरकारें सिर्फ अपनी लाभ के लिए मेजॉरिटी सरकारों को राज्य में गिराने की आशंकाएं हमें देखने को मिली है। आज जो काम हुआ है वो जुडिशरी क्लियरली जुडिशियल ओवरव्यू या एग्जीक्यूटिव का काम कर रहा है, लेकिन ये सही नहीं है। आज ये सब होने के पीछे जो आर्टिकल 356 में वर्डिंग्स यूज किए हैं, अदरवाइज
अगर उसे निकाला जाए तो वो सही किया जा सकता है, वरना आर्टिकल 356 को ना ही यूज़ किया जाए ताकि मेजॉरिटी सरकार को गिरा सके। आज का अगला आर्टिकल है द फॉल आउट ऑफ कीइंग इन द रॉन्ग लेबर कोड्स। तो जैसे कि हम सबको पता है, दिसंबर 12 तारीख को विस्टर्न के एक यूनिट जो ताइवानी सप्लायर है, अभी कोलार के नरसापुरा एक जगह में स्थित है, तो वहाँ पे लेबर वायलेंस को हमें देखने को मिला। जैसे कि हमें पता चला कि वहाँ पे लेबर कोड वायलेशंस बहुत ज़्यादा हुए थे। तो आज हम लोग इस आर्टिकल की एनालिसिस, उसके अतिरिक्त भारत में जो लेबर कोड्स हैं और वो कैसे भारत का जो सपना है कि भारत को मेक इन इंडिया के अतिरिक्त एक डोमेस्टिक हब बनाया जाए और आत्मनिर्भर भारत के स्कीम के अतिरिक्त एक सेल्फ रिलायंट इंडिया बनाया जाए, वो नहीं हो सकता। जैसे कि सरकार अभी मतलब कर्नाटक में जो वायलेंस देखने को मिला, उसका मुख्य रीजन था कि फैक्ट्री एक्ट 1948 में जो बदलाव कर्नाटक सरकार ने लाए थे, उसकी वजह से वर्किंग आवर्स में 8 घंटे से 12 घंटे को बढ़ाया गया। लेकिन ग्रीवेंस रिड्रेसल के अतिरिक्त लेबर्स को ऐसा कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं दिया गया जहां पे 2000 परमानेंट वर्कर्स और 7000 कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स काम कर रहे थे। अभी उस वायलेंस का कारण हुआ। अब जी जो सरकार देश में अभी के समय में भारत में कुल 200 स्टेट लॉस है और 47 सेंट्रल लॉस है। जैसे कि हम सबको पता है 2019 में केंद्र सरकार ने 19 सेंट्रल लॉस को 4 कोडों के अंदर बिल में पारित किया गया। एक था इंडस्ट्रियल रिलेशन, दूसरा था ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन, तीसरा था सोशल सिक्योरिटी और चौथा था वेजेस। तो ये चारों क्षेत्रों के बारे में और कुछ भी आर्टिकल्स हमने देखे थे। लेकिन वेस्टर्न यूनिट जो कर्नाटक में वायलेंस हुआ, वो एक उत्तर है या एक एग्जाम्पल है कि अगर लेबर रिफॉर्म्स को बिना स्टेक होल्डर्स के या बिना सोचे समझे पारित किया गया तो आज अच्छा ही हो सकता है शायद, लेकिन कल के दिनों में वो भारत के लिए बहुत ही नकारक है। आज इन लेबर बिलों को, जो भी 4 बिलों के बारे में हमने बात किया, इंडस्ट्रियल रिलेशंस, वेजेस, सोशल सिक्योरिटी, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, तो ये चारों बिलों को कोई भी स्टेक होल्डर्स के कंसल्टेशन के बिना कोविड पैंडेमिक के समय में पारित कर दिया गया ताकि एफडीआई को इन्वेस्टमेंट्स को ज़्यादा भारत इंडिया में ला सके, ताकि इंडिया को चाइना के अल्टरनेट में एक डोमेस्टिक हब की तरह डेवलप कर सके मोबाइल फोन इंडस्ट्री में। लेकिन अगर चाइना से ही कंपेयर करना है, चाइना आज इंडस्ट्रियली सक्सेसफुल है क्योंकि वो अपनी कंपनियों को कहता है कि डॉर्मेट्रीज अपनी एम्प्लॉयज को प्रावधान करें, ताकि वही रीजन है आज चाइना में कोई भी इंडस्ट्रियल सिटी में हम लोग कोई भी स्लम नहीं पाते हैं। एम्प्लॉयर डॉर्मेट्री को प्रावधान करने की बहुत ही इंपॉर्टेंट आवश्यकता है और वहाँ की ब्यूरोक्रेसी और पॉलिटिकल पार्टी को एक समझौता है कि वो लोग एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करने के बाद ही उनकी एफिशिएंसी को डिफाइन किया जाएगा। अगर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करना है तो कंपनियों को लाना ही पड़ेगा। अगर कंपनी आना चाहती है तो उन्हें इंफ्रास्ट्रक्चर और क्रेडिट की जरूरत होती है, जिस पे ये ब्यूरोक्रेसी और पॉलिटिकल पार्टी काम करती हैं। वही संदर्भ या वही एक स्ट्रैटेजी आज भारत में नहीं देखने को मिल रहा है। ना कि सिर्फ लेबर रिफॉर्म्स में बदलाव करने के लिए, और वो भी विदाउट कंसल्टेशन, वेस्टर्न यूनिट की तरह नेगेटिव परसेप्शन ही मिलेंगे, जिसकी वजह से इंटरनेशनल ग्लोबल प्लेटफॉर्म में भारत की जो इमेज बनाने की आवश्यकता है उसमें हम फेलियर होंगे, ना कि सक्सेस होंगे। तो भारत में आज इन लेबर रिफॉर्म्स को बहुत सीरियसली लेने की आवश्यकता है और उन्हें कंसिडर करके सही मात्रा में स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व करके बदलाव करने की आवश्यकता है, ना कि सिर्फ शॉर्ट टर्म गोल के लिए बस भारत को डोमेस्टिक हब बनाना है, सेल्फ रिलायंट बनाना है तो इन्वेस्टमेंट्स को लाओ, बस उतना ही करने से नहीं हो सकता। तो भारत को और फ्यूचर में अगर स्टेबलाइज्ड डेवलपमेंट देखना है तो सोच समझ के हमें बदलाव लाने होंगे, ताकि आर्थिक व्यवस्था को हम सही रूप से आगे ले जा सके। तो ये रहा आज का द हिंदू न्यूज़ एनालिसिस फ्रेंड्स। फिर मिलेंगे कल के एडिशंस के साथ, तब के लिए जय हिंद, जय भारत।